फिट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 20 हमारा कंसेप्ट हमारा चल रहा है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस कंसेप्ट में कुछ एलिमेंट्स हमने इससे पहले पढ़ लिए थे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है राइज बुक का। अच्छा, आई कैप की बुक आई कैप ने पब्लिश कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम जो हम रेफरेंस यूज किया करेंगे उसमें, अभी तक तो हम आई कैप की बुक का रेफरेंस नहीं दिया करते थे, नेक्स्ट टाइम आपको आई कैप की बुक का रेफरेंस भी यहाँ पे मिल जाया करेगा, ताकि जो स्टूडेंट्स आई कैप की बुक को कंसल्ट करना चाहते हैं वहाँ से रेलिवेंट प्लेस पे जाके उस कंसेप्ट को स्टडी कर लें। तो चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने जो एलिमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट के स्टडी कर लिए थे। एक टाइटल, फिर इसके बाद एड्रेसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एड्रेसी के बाद ओपिनियन हमने डिस्कस कर लिया था। ओपिनियन में हमने सीख लिया था कि ओपिनियन अनमोडिफाइड हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है। मॉडिफाइड दो रीजंस की बेस पे मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, या तो मिस स्टेटमेंट की बेस पे या एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड, जिसको हम स्कोप लिमिटेशन का नाम भी देते हैं इन शॉर्ट। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन भी हमने पढ़ लिया। कल के लेक्चर में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने सीखा था गोइंग कंसर्न के हवाले से मैक्सिमम 3 सिचुएशंस पॉसिबल हैं। एक, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट हो, जब नॉट एप्रोप्रिएट हो, जब मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो जब ये दरमियान वाली सिचुएशन है ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली, तब ये पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है। फिर इसके बाद हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर का, जिसमें हमने ये सीखा था कि एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर ये दोनों ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं जो कि यूजर्स के लिए रेलिवेंट है। मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन यूजर्स के लिए जानना जरूरी है। अगर वो मैटर रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो उसे एम्फसिस ऑफ मैटर, और अगर वो रिलेट करता है अदर ऑडिट से तो अदर मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि एम्फसिस ऑफ मैटर, जिस मैटर के ऊपर, जिस चीज के ऊपर एम्फसिस ऑफ मैटर दिया जाएगा, लाजमी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करे और लाजमी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो, ठीक है। लेकिन अदर मैटर, ऐसे मैटर्स, ऐसी चीजों के ऊपर दिया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करती और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कशन कल के लेक्चर में कर ले थे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर, मैंने आपको बताया था कि अरसा दराज तक, यानी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले तक, ऑडिट ओरिजिनेशन स्टार्ट से लेके 4-5 साल पहले तक हमारा जो रिपोर्टिंग का तरीकाकार होता था वो होता था एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। यानी हम वही चीजें बताते थे जो कि गलत है और हम कहते थे ये गलत है, बाकी सारा कुछ ठीक है। हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते थे रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं था, एविडेंस का जिक्र नहीं होता था। सिर्फ रिपोर्ट में इतनी बात लिखते थे हम, वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बस। वो एविडेंस क्या ऑब्टेन किया हमने, किस एरिया में ऑब्टेन किया, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, इसका जिक्र नहीं होता था। तो जनरल पब्लिक ये समझती थी कि शायद ऑडिटर कोई काम ही नहीं करता, वो सिर्फ एक रिपोर्ट के ऊपर साइन कर देता है एक सफे के ऊपर और हमसे फीस ले लेता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस परसेप्शन को खत्म करने के लिए आईफैक ने फैसला किया कि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट इंप्रूव करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो उसमें एक एलिमेंट ऐड किया की ऑडिट मैटर, जो इस लिहाज से बाकी के सारे एलिमेंट से डिफरेंट है कि ये वो वाहिद एलिमेंट है, सेक्शन है, जिसमें ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है ड्यूरिंग ऑडिट उसका जिक्र होता है। की ऑडिट मैटर बेसिकली है जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ऑडिटर ने, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऑडिटर वन बाय वन बता, मैंने जैसे इसमें बताएगा, इन्वेंट्री में मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन की, डेटर्स में मैंने कंफर्मेशन लेटर, इंक्वायरी की मैंने, ये नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? एक मिनट हरे, अभी मैं पहले कंसेप्ट बिल्ड करूं, फिर आपने दोबारा ये इशू रेज करना है कि इंक्वायरी का आपने क्यों कहा कि ये नहीं लिखेगा। डेटर के केस में, क्रेडिटर के केस में कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, लीगल केसेस के केस में कोर्ट का डिसीजन देखा, अभी तक की कॉरेस्पॉन्डेंस देखी, क्लेम देखा क्या फाइल हुआ है, लॉयर से उसका ओपिनियन लिया, जो केस लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, फिक्स एसेट्स के केस में उसकी डेप्रिसिएशन चेक की, फिजिकल वेरिफिकेशन की, वगैरह वगैरह, ये प्रोसीजर लिखेगा। क्या आप समझते हैं, आपसे एक जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप समझते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट प्रोसीजर का जिक्र होना चाहिए?
या कि जरूरत नहीं है? अच्छा, ये वैसे यूजर के लिए अहम नहीं है इतना, क्योंकि यूजर को इस चीज से कंसर्न नहीं होता कि, लेकिन देखें फर्ज कीजिए अगर खुदा न खास्ता किसी स्टूडेंट का पेपर फेल हो जाए, तो आपको पता है सीए के बारे में परसेप्शन, मतलब सीए के बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता कि इसका सिस्टम क्या है। वो समझ होता है सी और बीए दोनों एक जैसा ही है। बीए में कोई फेल हो इसका मतलब उसने नहीं पढ़ा इसलिए फेल हुआ। सीए में भी यही समझा जाता है अगर कोई फेल हुआ तो उसका मतलब क्या है, उसने नहीं पढ़ा। हालांकि हमें भी पता है, टीचर्स को भी, आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि इसमें और भी बड़ी रीजंस होती हैं। और स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेहनती होने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद भी, चैलेंजिंग डिग्री है ना, पास नहीं हो पाते। तो क्या हमारे रिजल्ट के साथ हमारे वालिदैन को ये इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंचनी चाहिए कि हमने मेहनत कितनी की है? मेहनत, वरना तो वो हमारी मेहनत अंडरमाइन हो जाएगी ना। वो जिसके सामने भी रिजल्ट पहुंचेगा क्या पढ़ा ही नहीं है, 100 में से 50 नंबर नहीं ले सका ये, ठीक है, 45 नंबर आ गए, 40। तो इसीलिए आईफैक ने भी, अब इसी तरह की मिलती जुलती सिचुएशन प्रैक्टिस में ऑडिट प्रोफेशन के बारे में थी। तो आईफैक ने कहा चाहे हमारे यूजर के लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, चाहे वो अपनी डिसीजन मेकिंग में इसको कंसीडर नहीं करता, वो एमसीक्यू मैटर को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करता है, अदर मैटर को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करता है, ओपिनियन को तो करता ही करता है ना, इसके ऊपर तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। वो सबसे अहम चीज ओपिनियन है जिसको वो यूजर डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करे। लेकिन साथ साथ एमसीक्यू मैटर को भी करता है, अदर मैटर को भी करता है, की ऑडिट मैटर को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करता। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, क्यों? ताकि उसको पता चले भाई हमने काम करना है। ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन आईफैक ने ये डिसीजन किया ना कि ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसे हम रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे, उसी दिन अगला क्वेश्चन भी ये रेज हुआ, क्या सारे के सारे एरियाज में सारे के सारे प्रोसीजर्स हम बताएंगे? अगर इसका आंसर यस होता तो हजारों सफा की ऑडिट रिपोर्ट होती कुछ। हाँ बिल्कुल। तो अब सुनिए, डिसीजन क्या किया आईफैक ने कहा हम सारे एरियाज नहीं, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज को इंक्लूड करेंगे रिपोर्ट में। किनको? इसमें लफ्ज देखें, उसने ऑल ऑडिट मैटर्स नहीं लिखा, की ऑडिट। लफ्ज की से क्या इंडिकेशन मिल रही है हमें? जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। और आपके ख्याल में मोस्ट, फर्ज कीजिए अगर 30-35 एरिया भी है, सेल परचेज वगैरह काउंट करें, नॉर्मली आप देखें ट्रायल बैलेंस जो आपको दी जाती है काउंटिंग के क्वेश्चन में, उसमें कोई 30-35 एरिया से ज्यादा तो नहीं होते, तकरीबन इतने एरियाज होते हैं। इनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट आपके ख्याल में कितने होंगे? 15-20 होंगे, या के 2-3 होंगे, 2-3 होंगे, या शायद 4 हो जाए, ऐसा 8-10 तो नहीं ना होंगे। इसीलिए की ऑडिट मैटर याद रखें, इसमें हम ऑडिटर के जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो लिखते हैं, लेकिन हर एरिया नहीं आएगा। कौन से वाले एरिया आएंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट। और इन एरियाज में भी क्या हर प्रोसीजर जो परफॉर्म किया हुआ आएगा? क्या इंक्वायरी भी आएगा? नहीं, इनमें भी सिर्फ की ऑडिट प्रोसीजर आएंगे, की ऑडिट यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। और वो कितने होंगे? क्या वो 15-20 होंगे? नहीं, वो टोटल हो सकते हैं 3-4 हो सकते हैं, या 2-3 हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे। स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं, 3 प्रोसीजर, कम या ज्यादा हो सकते हैं, स्टैंडर्ड 3। तो इसका मतलब है की ऑडिट मैटर में हम सारे एरियाज को कवर नहीं करेंगे, नहीं रिपोर्ट में लिखेंगे, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले एरियाज लिखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड क्या 3। कम ज्यादा हो सकते हैं एरियाज 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड समझ लें एक आइडिया देने के लिए, ज्यादातर 3। और इसी तरह हर एरिया में जो प्रोसीजर लिखने हमने वो भी 3। कम या ज्यादा हो सकते हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कम या ज्यादा होंगे भी, लेकिन एक बेंचमार्क कह ले या ऑन एवरेज कह ले, कितने? 3। ठीक है। रिसर्च की थी आईफैक ने कि दुनिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कितने की ऑडिट मैटर रिपोर्ट किए जाते हैं। किसी में 4 थे, किसी में 5 थे, किसी में 2 थे, कुछ ऐसी भी थी जिनमें कोई भी नहीं था। एवरेज उन्होंने कैलकुलेट की ना, जो मेरे जहन में आ रहा है 2.76 था, यानी 2.76 की एरियाज को रिपोर्ट किया जाता। इसका मतलब है तकरीबन 3 को, कुछ कंपनीज कम करती है, कुछ ज्यादा करती है। की ऑडिट मैटर समझ आ गया? अच्छा, इसका मतलब है कि ऑडिट मैटर सेक्शन में 2 चीजें होंगी, एक एरिया, शाबाश, प्रोसीजर, एक इंफॉर्मेशन और भी होती है। वो क्या? कि हमारे पास टोटल 30 एरियाज थे, हमने उनमें से 3 एरियाज को सेलेक्ट किया इसकी ऑडिट मैटर। किस बेस पे किया? किस बेस पे किया? बताइए, ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना है? ये भी लिखते हैं। तो जो की ऑडिट मैटर सेक्शन होता है ना हमारा, जब आप पढ़ेंगे कभी और आपने एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं सिखाऊंगा भी इसी फॉर्मेट में, और प्रैक्टिकली भी यही फॉर्मेट यूज होता है। क्या? की ऑडिट मैटर जब दिया जाता है, लिखा होता है यहाँ पे की ऑडिट मैटर
नीचे ना ये फॉर्मेट में दो हिस्से होंगे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। लेफ्ट वाले पे लिखा जाता है एरिया, एरिया और उसकी जस्टिफिकेशन। हमने डिसाइड किया इन्वेंट्री की ऑडिट मैटर है। नीचे क्यों? क्योंकि ये इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी इस क्लाइंट पे, इसलिए कि इसमें ऑब्सोल्यूट होने का रिस्क था। हमने डिसाइड किया डेप्रिसिएशन इस क्लाइंट में की ऑडिट मैटर है। क्यों? इसमें एस्टिमेट्स अनसर्टेनिटी ज्यादा इन्वॉल्व है। हमने डिसाइड किया रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स की ऑडिट मैटर है। क्यों? इसमें एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, ये मुश्किल है, या इसकी अमाउंट बहुत वगैरह जो भी जस्टिफिकेशन है। और राइट साइड में क्या लिखेंगे? क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया। क्लियर हो गया किया? अच्छा, इसकी रीजन समझ आ गई। हालांकि ये यूजर के लिए रेलिवेंट नहीं है इतना, जैसे एमसीओ मैटर उधर मैटर था यूजर के लिए, लेकिन फिर भी हम बता रहे होते हैं ताकि पता चले जनरल पब्लिक को। हमने ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट साइन नहीं कर दी, बल्कि ये हम प्रोसीजर और ये प्रोसीजर बता रहे होते हैं, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया। ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो की ऑडिट मैटर के अलावा और किसी सेक्शन में इसका जिक्र नहीं आता। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा, रिपोर्ट आपको कंसेप्ट ना ऐड होते होते लग रहा होगा कि पता नहीं ये कितनी बड़ी रिपोर्ट होती है, कितनी मुश्किल रिपोर्ट है, लेकिन ये जहन में रखिए, आपने अगर ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ लिया ना, पूरा ऑडिट आपको तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह, अगर ये समझ लिया। और क्योंकि और अगर ये नहीं ना समझा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये जो तीसरा लेक्चर आज चल रहा है, कोई वजह है तो 3 लेक्चर लगाए इसके ऊपर, ये नहीं समझा तो आगे हर कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आगे चल के हर टॉपिक में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लाजमी आएगा। आप रैंडमली आईकैप का कोई भी पिछले 5-6 साल में से कोई भी एक पेपर उठा के देख लें, उसमें से देखें कितने क्वेश्चंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है। आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें वो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है। और केस स्टडी में तो खास तौर पे केस स्टडी में टेस्ट होता है ज्यादा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट जरूर पूछता है। प्रोसीजर, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। प्रोसीजर बताओ क्या परफॉर्म करोगे, कोई ना कोई सिचुएशन देता है, कहते हैं प्रोसीजर बताओ क्या करोगे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ क्या होगा। ऑडिट में जितनी भी केस स्टडीज होती है ना, मोर देन 80% केस स्टडी क्या होता है भला, कोई ना कोई ऑडिट की सिचुएशन आपको दे देगा और कहेगा बताओ इसमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं और बताओ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। तो इसीलिए ये मुझे खुद अंदाजा है, मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन फिर तस्वीर का कुछ हिस्सा रह जाता, कुछ मैं फिर आपको बाद में पार्ट्स में बता रहा होता, तो बेहतर था अभी कंप्रीहेंसिवली हर चीज आपके सामने रख दूं और थोड़ा टाइम ज्यादा लगा के हम पढ़ लें, ताकि एक ही दफा ये निमट जाए, बाद में हमारी जिंदगी सुकून में आ जाए। की ऑडिट मैटर क्लियर? आगे अदर इंफॉर्मेशन। क्या हमें पता है अदर इंफॉर्मेशन क्या है? अदर इंफॉर्मेशन क्या है? क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है? हाँ, डायरेक्ट, यानी एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी चीज होगी, उसे क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? डायरेक्टर रिपोर्ट। और भी एग्जांपल है, चेयरमैन, वो C5 लेवल पे जाके पढ़ेंगे, चेयरमैन रिपोर्ट वगैरह होती है। हम फिलहाल डायरेक्टर रिपोर्ट लेके चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उसने कहा प्रॉफिट हमारा 700 मिलियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट 70 मिलियन, इनकंसिस्टेंसी आ गई। बताइए, परफॉर्म प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद पता चला अदर इंफॉर्मेशन गलत है। नोट कीजिए, अदर इंफॉर्मेशन गलत है। हम कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन देंगे, अनमोडिफाइड या मोडिफाइड? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अनमोडिफाइड? अदर इंफॉर्मेशन गलत है और मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की, हाँ, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर पता चल जाए हमें कि ये अदर इंफॉर्मेशन गलत है, यूजर्स को बता देनी चाहिए। बिल्कुल बता देनी चाहिए। जैसे अकाउंटिंग पढ़ाना मेरा स्कोप नहीं है, ठीक है, मैं तो ऑडिटर पढ़ा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की किताब ऐसी लेके जा रहा है जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, उससे तैयारी कर, मुझे उसको इग्नोर कर देना चाहिए कि मैं कहूँ चलो मेरा स्टूडेंट है, ऑडिट मेरे से पढ़ रहा है, चलो इसलिए मैंने देख लिया इसके पास अकाउंटिंग की बुक पढ़ी है और वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। इतना को तो मुझे अपने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है, इतना को तो अकाउंटिंग का मुझे पता होगा ही ना कि कौन से स्टैंडर्ड जो थे नए हैं, कौन से पुराने हैं। मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन क्या मुझे इनको बता देना चाहिए? बिल्कुल बता देना चाहिए। उसी तरह अदर इंफॉर्मेशन को चेक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए अदर, तो हमें बता देना चाहिए कि नहीं?
कैसे बताएंगे? ठीक है, अच्छा होता क्या प्रैक्टिकली ये सुनना। क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने, ऑडिट बोर्ड को एक कॉपी हमें भी देता है पहले इशू करने से पहले, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी लगी होती है। तो हम उसको पढ़ते हैं, हम डायरेक्टर रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं करते, पढ़ते हैं। वो पहले लगी, साथ पहले मिल जाती है, हम उसको पढ़ते हैं, वेरीफाई नहीं करते। अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे ऑलरेडी, देखिए वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो उसकी एक एक चीज को खुद नए प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करें। स्टैंडर्ड कहता है नहीं करना ही नहीं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो ओपिनियन देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आपके पास डायरेक्टर रिपोर्ट आई, आप एक दफा इसको पढ़े, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनकंसिस्टेंट है? हो सकता है ना, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट होगी ना, तो अब आप सोचें अगर इनका है भी तो हमें क्या मसला है? यूजर मिसलीड हो सकता है। यूजर के पास जब जाएगा ना, प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 70 मिलियन, डायरेक्टर रिपोर्ट में 700 मिलियन है, हालांकि हम पक्के हैं अपनी बात पे, और ऑडिटेड फिगर 70 मिलियन वही ठीक है, लेकिन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वो एक दफा कंफ्यूज हो सकता है यार, दोनों में से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। तो उसकी ये कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए हम अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो ये बात समझ आ गई ना, हम अदर इंफॉर्मेशन को क्यों पढ़े, हालांकि उसके ऊपर ओपिनियन मेरा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों पढ़े? क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ लग के जा रही है, तो अगर उसमें और इनकंसिस्टेंसी हुई ना, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नजर, इनकंसिस्टेंसी नजर आए, तो हम कंफर्म करते हैं और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। परफॉर्म प्रोसीजर में यही है कि हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, सर ये इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इसको ठीक करें। अगर मैनेजमेंट ठीक कर दे तो बहुत अच्छा, अगर ठीक ना करे तो फिर। लेकिन ये जहन में रखिएगा, अदर इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ है ये रिपोर्ट में आएगा, अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो भी आएगा, इनकंसिस्टेंसी है, मिस स्टेटमेंट है तो भी आएगा। अगर तो अदर इंफॉर्मेशन ठीक है तो फिर हम इस सेक्शन में लिखते हैं वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। हमारी जिम्मेदारी थी अदर इंफॉर्मेशन को पढ़े, अगर इसमें कोई गलती नजर आती है हम आपको बताते वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? कोई गलती नहीं। और अगर कोई गलती आए तो हम क्या लिखते हैं? हमारी जिम्मेदारी थी अदर इंफॉर्मेशन को पढ़े और उसमें कोई गलती नजर आए तो आपको रिपोर्ट करे, हम ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, नीचे वो अदर इंफॉर्मेशन लिखते थे। लेकिन याद रखें इस सेक्शन का ये मतलब नहीं है कि हम अदर इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपिनियन का मतलब होता हम एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करके उसकी एक एक चीज को चेक करें। हम एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं रहे, हमने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उन्हीं के नॉलेज की बेस पे, उसी का नॉलेज यूज करते हुए अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारे ऑडिट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनकंसिस्टेंट हो। अगर है तो फर्दर चेक करते हैं, पता कंफर्म हो जाए मिस स्टेटमेंट है तो फिर इसमें लिख देंगे, और अगर मैनेजमेंट ठीक कर दे फिर क्या लिखेंगे? वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। नहीं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन नहीं लिखेंगे, वो इधर थोड़ी होता है, वो तो इधर आता है। और वो भी कब आता है भला? लिमिटेड एश्योरेंस में। ना भाई, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। भाई ये बात समझ आ गई? जी मेरे भाई। जी जी एक मिनट ठहरे, आप खामोश होंगे तो वो समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं। खामोश। जी जी प्रॉफिट, अच्छा वो पता नहीं मैं क्या कुछ सासू कर रहे हैं असल में ना, ये वो SOC कह रहे थे, मुझे नहीं पता। मुझे हाँ, मुझे आपने यूज किया होगा, मैं कोई ऐसा होगा चांस जब मैं एब्रीविएशन यूज करता हूँ, मैं नहीं करता। प्रोफेशनली एब्रीविएशन यूज नहीं की जाती। सम टाइम हम टीचर आसानी के लिए ना एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं, मैं भी शायद कभी कभी कर लूं, लेकिन मैं आपको बता दिया करता हूं कि आपने यूज नहीं करने। हाँ तो मुझे कंफ्यूजन हो गई ना। नहीं नहीं, लेकिन आप प्रोफेशनल बन रहे हैं। अच्छा चले ठीक है। ये मुझे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ पूछ ले, मुझे जिंदगी आसान हो जाएगी। कम्प्रीहेंसिव इनकम आएगी, हाँ जी हाँ, 5 एलिमेंट है। एक कम्प्रीहेंसिव इनकम है, उसमें प्रॉफिट है, उसमें गलती है। एक मिनट, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है 70 मिलियन, अदर इंफॉर्मेशन में है 700 मिलियन।
ठीक है, दोनों में से कौन सा गलत है, कौन बताएगा जी? ऐसे ना उनको बताने देते, उनको इनाम मिल जाए। अभी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ये देखें, जब इनकंसिस्टेंसी हो ना, मैंने ये नहीं लिखा इनकंसिस्टेंसी के फौरन बाद रिपोर्ट कर दो, ये नहीं लिखा। ये क्यों लिखा भला? ये परफॉर्म प्रोसीजर, ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है, हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन गलत हो, ये भी हो सकता है फाइनेंशियल में गलत हो। हाँ, स्टैंडर्ड एक जवाब देता है, स्टैंडर्ड कहता है हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दफा आपके सारे हाथों से गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी चांस है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पहले पता नहीं थी, जो अब पता चल रही हो। और अदर इंफॉर्मेशन में याद रखें, इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स बता रहे होते हैं, तो उसमें सम टाइम ऐसी चीज आ जाए। इसीलिए यहाँ पे हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अब आगे चूंकि आपको लेके नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। स्टैंडर्ड में लिखा हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन स्टैंडर्ड में लिखा है प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना, या तो पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या पता चलेगा अदर। फिर आगे क्या कहता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है उनसे कहो ठीक करते हैं, नहीं करते तो मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। और अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत है कहो ठीक कर दे, नहीं करते तो अदर इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई? यानी आपने जब कभी इनकंसिस्टेंसी आएगी, लॉजिकली सोचना है कि दोनों में से कोई भी चीज ठीक हो सकती है। एज प्रोफेशनल हम किसी जंप नहीं लगाएंगे भाई। प्रैक्टिकली आप आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, है इंशाल्लाह, शादी होगी आपकी, ऑफिस से वापस आएंगे तो घर में 2 पार्टीज होंगी। हैं, एक नई पार्टी जो अभी आई है, एक पुरानी पार्टी जो बचपन से हमारे साथ है, कुर्बानियां दे रही है। अब दोनों में कोई कंफ्लिक्ट हुआ होगा। अच्छा, दोनों सुने दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, कौन सी पार्टी ठीक है कौन सी गलत। एग्जैक्ट एज प्रोफेशनल, शाबाश, एज प्रोफेशनल हमने किसी की भी बात पे ब्लाइंडली रिलाय ट्रस्ट नहीं करना, हमेशा फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना। देखिए यही चीज ना, इमोशंस अपने लैदा, लेकिन सिचुएशंस का प्रैक्टिकल एनालिसिस करना है, प्रोफेशनल एनालिसिस करना है, इंडिपेंडेंट होके। यही मैं सिखा रहा हूं। कैसे मुझे चिंटू है नहीं, अच्छा प्रोसीजर, रेलिवेंट प्रोसीजर, बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, चले आगे। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई ना आपको, इनकंसिस्टेंसी में हमेशा हमने फर्द, तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, दोनों में से हमने देखना है फर्दर कौन सी चीज गलत है। हाँ, जो फर्दर प्रोसीजर होंगे उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, और वो आगे चल के हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक होगा पड़े। लेकिन हल्की आंच पे हम सीखना शुरू हो चुके हैं कुछ प्रोसीजर, है ना। जैसे सैलरीज को कैसे वेरीफाई करना है, 1-2 प्रोसीजर बता सकते हैं। सेल्स को कैसे करना, परचेज को कैसे करना है, डेटर को कैसे करना है, इन्वेंटरी को कैसे करना है। फिर मैंने आपको ये असाइनमेंट एक दी हुई ना कंटिन्यूइंग बेसिस के, कि घर बैठ के आपके सामने अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी लाइन आइटम आ जाए, रिपेयर एक्सपेंस, आप सोचे अगर ये तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ऑडिट में मैं इसको कैसे वेरीफाई करूंगा जब इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाऊंगा। 1-2 जब कभी अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ जाए, उसमें जो भी ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स दिए हुए हैं, आपने सोचना है क्या कि जब मैं इस कंपनी का इंशाल्लाह ऑडिट करने के लिए जाऊंगा तो इस वाले अकाउंट को कैसे वेरीफाई करूंगा। 1-2 प्रोसीजर भी आपके जहन में आगे काम हो गया हमारा। क्लियर जी? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अदर इंफॉर्मेशन हो गया जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, पढ़ी हुई है ये, शाबाश। बताइए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? शाबाश। टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जॉइंट इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, उसकी जगह गोइंग कंसर्न की बात आ गई। अच्छा सुन ले, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली बात क्यों नहीं है और गोइंग कंसर्न की बात क्यों है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये 2 पॉइंट बता रहा हूं अब आपको। इंफॉर्मेशन वाली बात असल में किसी और जगह डिस्कस हो चुकी है, रिपोर्ट के अंदर किसी और जगह हम ये बता चुके हैं कि मैनेजमेंट से जो इंफॉर्मेशन हमने लेनी थी वो ले लिया है। अब बता सकते हैं अदर इंफॉर्मेशन में नहीं। बेसिस ऑफ ओपिनियन में जो ये वाली चीज है, ये क्या है? वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए उसने इसको यहां पे नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूड हो चुका था। और गोइंग कंसर्न का क्यों लिखा? हालांकि ये तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम मानते हैं,
कि गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं ना, ओवरऑल नहीं, स्पेसिफिक की सही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, बिल्कुल। तो लेकिन यहां पे क्यों लिखा? इसलिए कि मैनेजमेंट की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो सबसे ज्यादा यूजर के लिए अहम होती है ना, वो गोइंग कंसर्न है। मैंने आपको बताया था पहले गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को हम एमसीक्यू मैटर में रिपोर्ट किया करते थे 5-6 साल पहले तक, लेकिन यूजर ये कहते थे ये बाकी के एमसीक्यू मैटर में से ना ये वाला मैटर हमारे लिए ज्यादा अहम है, इसको ज्यादा हाईलाइट करो। तो हमने उधर अपने ऑडिट में क्या किया, फिर इसको एमसीक्यू मैटर से निकाल के अलग सेक्शन बना लिया, और इधर क्या किया फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी खास तौर पे गोइंग कंसर्न का डिस्कस कर दिया, क्योंकि इसमें ना गोइंग कंसर्न के मसले ना यूजर की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अहम है, इसको इधर मैनेजमेंट वाले एरिया में भी ऐड करो और उधर भी करो। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में उसने हमसे पूछ लिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, तो हम कौन सी बताएंगे, चैप्टर 2 वाली बताएंगे कि ये वाली बताएंगे? डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, कि उसने सिर्फ ये पूछा है बताओ मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या ये पूछा है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स रिपोर्ट एज स्टेटेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर उसने ऑडिटर्स रिपोर्ट का स्पेसिफिक रेफरेंस मेंशन कर दिया है फिर ये वाली आएंगे, वरना कौन सी आएंगे? ये ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन में जाके वो आएगा, उसने रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में इन चीजों का जवाब दे, उसमें फिर उसने कहा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, इंटरनल कंट्रोल भी, एक तीसरी रिस्पांसिबिलिटी है, बताएं कौन सी है? तो स्टूडेंट लिख रहा है अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हालांकि उसने क्वेश्चन में ऊपर क्लियरली लिख दिया था कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में बताना है, तो उसमें इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं करनी थी, गोइंग कंसर्न की करनी थी। ये क्लियर हो गया जी? आगे चलते, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी। एक्सपेक्टेशन गैप की सबसे बड़ी रीजन क्या थी? रीजन एग्जांपल नहीं पूछ रहा, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी को मिक्स कर देते थे। और आपको याद है हमने उसमें सजेशन क्या दी थी कि ऑडिटर की एक सजेशन थी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी को एंगेजमेंट लेटर में भी डालो, ये पुरानी सजेशन थी। फिर एक नई सजेशन और दी थी, इंप्रूव द फॉर्मेट, फॉर्मेट को इंप्रूव करो और एक्सपेंड करो। अनफॉर्चुनेटली आईफैक ने हमारी सजेशन ये सुन ली कि फॉर्मेट को इंप्रूव करो, एक्सपेंड करो, और उसने ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी को एक्सपेंड कर दिया। पहले ये पता है एक पैराग्राफ में होती थी क्या, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड टू इशू रिपोर्ट एंड टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद, ये लाइन। अब आईफैक ने कहा ठहर जाओ भाई, ये लाइन, हाँ रुको जरा, रीजनेबल, ये अच्छा ये लाइन अभी भी आ रही है, ये सेंटेंस अभी भी आ रहा है, उसने मिटाया नहीं उसने, लेकिन उसने कहा रीजनेबल एश्योरेंस क्या है आपको पता है? रीजनेबल एश्योरेंस क्या है यूजर को पता होगा, तो ये डिफाइन नहीं होना चाहिए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है पता है? यूजर को पता होगा तो बताना नहीं चाहिए। कम्युनिकेट, इनको भी नहीं, इनको पता होगा, अभी टेस्ट कर लेते हैं। मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट होता है? फार्मूला बताइए, एक मिनट हरी, ये ऐसा करे, मेरी इज्जत का सवाल है, बची खुची इज्जत का, बल्कि यूं कहना चाहिए 5% ऑफ प्रॉफिट, तो ज्यादा है तो मटेरियल, शाबाश, ये मैं, हाँ कम है तो इमटेरियल, शाबाश, ये हमें पता, इसको थोड़ी पता होगा। डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स? वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई इशू हो, मॉडिफिकेशन, ये हमें पता है ना कौन कौन से मैटर्स डायरेक्टर को कम्युनिकेट किए जाते हैं। यूजर को पता है? नहीं पता। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें होती हैं? हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। अच्छा, स्कोप ऑफ ऑडिट एक तो यह ना कि हमने चीजें क्या क्या वेरीफाई करनी है। स्कोप का मतलब एक ये होता है, बड़ा मतलब ये है, एक छोटा मतलब ये है कि इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करना है। रिस्क असेसमेंट करनी है हमने, स्कोप में शामिल है, सब्सटेंटिव परफॉर्म करने हैं, जजमेंट अप्लाई करनी है, काउंटिंग एस्टिमेट्स, काउंटिंग पॉलिसी को एवेल्युएट करना है, ये सारी चीजें ऑडिटर काम करता है, तो इसका मतलब उसके स्कोप में शामिल है। हमें पता है, यूजर को तो नहीं पता ना कि हमने क्या कैसे एक्सप्लेन, तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है सारी, ये यूजर के लिए। वो यूजर इसको पढ़ेगा ना तो उसकी सारा एक्सपेक्टेशन गैप धुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लेकिन एक और मसला भी आया कि रिपोर्ट का जो रिपोर्ट है ना, वो जो एक सफे की होती थी 3-4 सफे की हो गए,
एक तो की ऑडिट मैटर आने की वजह से 2 सफे ऐड हो गए, 1.5-2 सफे की ऑडिट मैटर की वजह से ऐड हो गए। और फिर रिस्पॉन्स अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना जब, तो सबसे बड़ा जो पैराग्राफ आपको रिपोर्ट में नजर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का। इसके बाद फिर की ऑडिट मैटर डिपेंड करता है कि कितने मैटर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्मली उससे कम ही होता है। तो इसमें एक इशू ये राइज हुआ, एक तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, पूरा सफा है, दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन भी ऐसी है जो एक जैसी है। आप एबीसी कंपनी का ऑडिट करेंगे ना, देखिए एबीसी कंपनी के की ऑडिट मैटर डिफरेंट हो गए डीईएफ से, डीईएफ के डिफरेंस हो गए जीएचआई से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एबीसी में उनका यूजर तो बोर हो जाएगा, और अगर एक दफा उसने पढ़ लिया है तो दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा बार बार उतना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका क्या करें, उन्होंने 3 ऑप्शन दी, 3 ऑप्शन, इसका क्या करें। उन्होंने कहा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर में जो बेसिक है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना वगैरह, वो तो उधर ही रहने दें। इसके अलावा बाकी जो एक्सप्लेनेशन है ना जितनी भी, उसके लिए हम आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहली ऑप्शन के रिपोर्ट के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के सेक्शन के अंदर लिख ले, ये पहली ऑप्शन है। हमने कहा इसी से तो बचना चाह रहे हैं। दूसरी ऑप्शन बताओ, उसने कहा अपेंडिक्स बनाओ, अपेंडिक्स अटैच कर दो। अपेंडिक्स समझते हैं, समरी, पेज अटैच कर दो। मैं कहा रिपोर्ट सही रखो, पेज अटैच कर दो, लेकिन जब पेज अटैच करो अपेंडिक्स वाला, रेफरेंस दो के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर सेक्शन के अंदर के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है ना, रेफर टू अपेंडिक्स। क्लियर, ये दो। तीसरी ऑप्शन अपेंडिक्स भी ना दो, किसी अगर एससीसीपी जैसा कोई रेगुलेटर है जिसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, उसका रेफर दे, रेफरेंस है। लेकिन याद रखें वो रेफरेंस फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर सेक्शन में आएगा, और ये वेबसाइट किसकी होनी चाहिए, रेगुलेटर की, कंपनी की, ऑडिट फर्म की अपनी वेबसाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर है ना, तो रेगुलेटर की इंफॉर्मेशन सब पे अप्लाई होगी। अगर फर्म को इजाजत दे दी जाती ना, फर्म अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट वर्डिंग यूज कर लेते। ये क्लियर हो गया। लोकेशन क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर सेक्शन की लोकेशन होगी रिपोर्ट के अंदर ही। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो 3 जगह पे इंक्लूड की जा सकती है, इसी सेक्शन के अंदर ही। तो जरा मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी, अगर कोई ऑडिट फर्म तीसरी वाली ऑप्शन यूज करती है, वेबसाइट के रेफरेंस वाली, रिपोर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर का सेक्शन आएगा? हाँ आएगा। उसके अंदर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, बाकी की सिर्फ रेफरेंस दे देंगे। शाबाश, बिल्कुल ये तसल्ली कर, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने कंपनी ला पढ़ा हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ? चलिए ठीक है, कम पढ़ा फेल हो गया कोई बात नहीं, वो पढ़ा होता है। जो पढ़ा हो, मैंने पास का वर्ड ही यूज नहीं किया। हाँ, अदर लीगल, क्या उसमें कुछ हिस्सा की रिक्वायरमेंट थी जो एससीसीपी ने कहा कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है लोकल लॉज कंपनी को कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने को कह रहे हो। एससीसीपी ने कह दिया, अच्छा कह तो दिया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, और 3-4 और भी जिम्मेदारियां लगाई, 3-4 और भी जिम्मेदारियां लगाई। जैसे एक है कि ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट करवानी है, वगैरह वगैरह, और भी जिम्मेदारियां। लेकिन मुझे बताइए, एससीसीपी ने जिम्मेदारी तो लगा दी, चेक कैसे करता होगा एससीसीपी? हर कंपनी को जाके कहता होगा मुझे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, वो तो उसको बड़ा, उसके बजट अच्छा खासा पैसे लग जाते हैं। तो उसने एक तरकीब सोची, ऐसे उसने कहा हम तो हर कंपनी के पास नहीं जा सकते, ऑडिटर तो जाता है ना, तो जहां पे 2.5 महीने लगा के अपनी चीजें चेक करता है, वहां पे 2 घंटे लगा के हमारी चीजें भी चेक कर ले, क्या हर्ज है? तो इसीलिए उसने अब ऑडिटर से कहा क्या, कि जब आप अपने रिपोर्ट चेक कर लें, जो भी काम करना है करें, उसके बाद ये 4 मैटर हमारे भी चेक करने, 4 चीजें, और अपनी रिपोर्ट में लिख दें अलहदा से हेडिंग देके कि ये 4 चीजें मैनेजमेंट ने पूरी की है कि नहीं। एफसीसीपी के लिए बड़ा आसान सोर्स हो गया अदर इनकम का, वो हर ऑडिटर की ये रिपोर्ट देख लेता है, और इसमें जिस कंपनी की रिपोर्ट में लिखा हो ना कि ये नहीं मेंटेन किया, एफसीसीपी उसको पेनल्टी इम्पोज कर देता है। सिंपल, लेवल 1 जो भी उसने करनी है। ये बात समझ आई? अच्छा अब ऑडिटिंग, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी था। ये ऑडिटर की एक तरह से सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोकल लॉ ने बताई है। आईआर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये जिम्मेदारी नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये जिम्मेदारी नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक ही जिम्मेदारी है, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो ये है।
उसको ओपिनियन यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम ओपिनियन दे रहे हैं वो लोकल लॉज की वजह से दे रहे हैं, आईएसए नहीं रिक्वायर कर रहा, नेशनल रिक्वायरमेंट्स है। क्लियर? ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ये आपने पढ़ा होगा। कौन सी बुक्स होती थी? कैश की थी, कैश रिसीट्स, पेमेंट की, सेल्स की, परचेज की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड। ये फिर कंपनी ने ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दी है कि नहीं, इसका ओपिनियन देना होता है, ये बताना होता है। क्या हर कंपनी ज़कात डिडक्ट करती है? नहीं, सिर्फ दो तरह की कंपनी लिस्टेड नहीं, बैंकिंग कंपनी और ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट पे करती है। हाँ, जब प्रॉफिट डिविडेंड पे करें ना तो उस पर टैक्स भी डिडक्ट करना होता है, ज़कात भी। और इसी तरह यकम रमजानुल मुबारक को जितने भी बैंकिंग कंपनीज है वो अकाउंट होल्डर से ज़कात डिडक्ट करके अपने पास रख लेती हैं, सेंट्रल ज़कात फंड में डिपॉजिट करवाती है ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। शाबाश, 1984 ठीक है। ये दो समझ आ गए। फिर ये बताना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ड्रॉन अप, आपको पता है IS 1 क्या बताता है? आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह पता है पाकिस्तान में IS 1 का फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट फॉलो होता है। 4 शेड्यूल 5 शेड्यूल का नाम सुना आपने? वो फॉर्मेट फॉलो होता है। तो इसीलिए हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप का मतलब है जो लाइनें लगाई हैं फॉर्मेट की वो कंपनीज एक्ट के वाली हैं कि नहीं, और बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री करती है कि नहीं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पता है? क्या फर्क है? अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल लेजर, ट्रायल, इनकम स्टेटमेंट सारी चीजें शामिल है, लेकिन जर्नल लेजर, ट्रायल तक जो चीजें होती है उसे कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह से फाइनेंशियल। तो कह रहा है चेक करो जो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की फिगर आ रही है ट्रायल बैलेंस में भी वही है कि नहीं, लेजर में भी वही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ट्रायल बैलेंस में वो 500 हो और ऊपर पहुंचते पहुंचते 50 हो जाए। फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी काउंटिंग के क्वेश्चन करते हैं, गलतियां होती है ना। ट्रायल बैलेंस में कुछ और लिखा होता है और हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कुछ और। कह रहा है ये देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं, एग्री कर रहा है कि नहीं। और इन्वेस्टमेंट जो भी खर्चे वगैरह हुए हैं वो कंपनी के लिए हुए फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी बिजनेस, किसी डायरेक्टर का पर्सनल खर्चा तो नहीं शामिल। ये चार क्लियर हो गई है। अगर आपको ये चार अलग-अलग समझ आ गए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आए कोई परेशानी की जरूरत नहीं, रटा लगा लें। नहीं इसका पूरा चैप्टर नहीं आगे, ये इधर ही खत्म है, हाँ, कितने कुछ चैप्टर पढ़ाने हैं मैंने, ये भाई ये अदर रिक्वायरमेंट समझ आ गई। और लीगल रिक्वायरमेंट्स ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर ISAs नहीं है, लेकिन हमारे लिए स्टैट्यूटरी ये पूरी करना जरूरी। क्यों? SCCP ने कहा। अगर ये नहीं बताएंगे ना SCCP हमें पकड़ देगा कि मैंने तुम्हें कहा है 4 चीजें बताओ, क्यों नहीं बताई। हाँ, दूसरी कंट्रीज में क्या ये अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन होता है? किसी में होता है, किसी में नहीं होता। किसी में होता है, किसी में नहीं। हो सकता है आप स्कॉटलैंड की ऑडिट रिपोर्ट देखें उसमें ये सेक्शन ना हो, और हो सकता है कि जिनमें होता है उनमें डिफरेंट हो। जैसे यूके की ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे उसमें आपको ये अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मिलेगा, उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला मिलेगा, ज़कात वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़कात। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा चले अदर लीगल एंड ये, अच्छा इसके बाद अदर मैटर। हाँ, शाबाश। अदर मैटर हमने पढ़ लिया। अदर मैटर और एमसीज ऑफ मैटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? एमसीज ऑफ मैटर फाइनेंशियल में डिस्क्लोज होते हैं, अदर मैटर फाइनेंशियल में डिस्क्लोज नहीं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करते, वो ऑडिटर से। शाबाश। सिग्नेचर और नेम, हाँ, पावर ऑफ सिग्नेचर। नहीं आई कैप भी वो इस क्वालिफिकेशन, सिग्नेचर क्वालिफिकेशन कहा जाता है सीए को। क्यों बोला? हमारा काम सिर्फ सिग्नेचर करने का होता है ये डॉक्यूमेंट, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा। वो कहा जाता है ना, वो रेस में 2 मिनट की तो रेस थी, इतने $1 मिलियन जीत गया। और भाई उससे पहले जो साल प्रैक्टिस की है वो किसी को नजर नहीं आते।
ठीक, बहरहाल सिग्नेचर और नेम ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस आपने करना हो, तीन ऑप्शंस हैं, थ्री फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, अगर आप, और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। वो कहते हैं जो प्रोफेशनल फर्म्स है ना, इनकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो सकती, इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी है। इसीलिए बाय लॉ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्टनरशिप के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंपनी के तौर पे नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पे है दो चीजें, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर और सिग्नेचर। एंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं जो लीडर होता है, टॉप। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इवन एंगेजमेंट पार्टनर की टर्म यूज होती है, और पार्टनरशिप में भी। अच्छा, अगर एक फर्म के 20 पार्टनर है, इसमें पार्टनर तो सारे हैं, एंगेजमेंट पार्टनर सिर्फ एक होगा जिसने इस क्लाइंट को डील किया है, जिसने इसका ऑडिट किया है, जिसने इसका ऑडिट किया है। फर्म में पार्टनर चाहे 20 हो, एक टर्म है पार्टनर, एक है एंगेजमेंट पार्टनर, दोनों में फर्क है। पार्टनर का मतलब कोई भी पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जिसने ये ऑडिट किया है। प्रैक्टिकली जो हर फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनके अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं। जो कोक का ऑडिट कर रहा है ना पार्टनर, वो एक ही ऑडिट कर रहा होगा पार्टनर, सारे पार्टनर्स मिलकर कोक ऑडिट नहीं कर रहे होंगे, एक ही पार्ट, उसकी अपनी टीम होगी, ठीक है। अच्छा, अगर सोल प्रोप्राइटर फिर तो बहुत मसला आसान, क्या साइन कर लो अपने नाम से, ठीक है, नाम लिख दो। अगर पार्टनरशिप फर्म है, जरा मुझे सोच के बताइए, जैसे एबीसी कंपनी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सिग्नेचर किसके नाम से होंगे? जैसे फर्ज कीजिए एक फर्म है एएफ फर्गूसन एंड कंपनी फॉर एग्जांपल, उसका एक पार्टनर है मिस्टर अकमल, फॉर एग्जांपल मिस्टर अकमल। मुझे ये बताइए सिग्नेचर करेगा कौन? अकमल जो एंगेजमेंट पार्टनर है। सिग्नेचर होंगे किस नाम से? अकमल के नाम से, के फर्म के नाम से जो ऑडिटर पॉइंट हुई, फर्म के नाम से, फर्म के नाम से। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ऑडिटर कौन है? ऑडिटर को इंडिविजुअल नहीं होता, किसी फर्म को पॉइंट किया जाता है ना। अब देखिए एफ फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पॉइंट किया गया, तो उसके अंदर 20 पार्टनर, मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सारे पार्टनर्स हैं। अपॉइंटमेंट मिस्टर ए को नहीं की गई एज ऑडिटर, किस फर्म को। तो यहां पे जो सिग्नेचर आएंगे वो पाकिस्तान में क्या फर्म के नाम से आएंगे। हाँ, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस पार्टनर ने ऑडिट किया, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर भी आएगा। लेकिन अब सुनिए पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है, वो कहते हैं कि आपने सिग्नेचर करना फर्म नेम से और नीचे नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिख देना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? सिग्नेचर फर्म नेम से भी किए जा सकते हैं, पर्सनल नेम से भी किए जा सकते हैं, दोनों भी किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है लोकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने तीनों इजाजत दी है, चाहे सिग्नेचर फर्म के नाम से कर ले, चाहे पर्सनल नेम से कर ले इंडिविजुअल के नाम से, चाहे दोनों, यानी फर्म के नाम से भी साइन हो इंडिविजुअल के नाम से भी। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है भला? सिग्नेचर फर्म के नाम से होंगे, नीचे एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। क्लियर? सिग्नेचर और नेम में फर्क होता है, ये तो आपको पता है ना भाई। ये ना पूछ लीजिएगा कि सर सिग्नेचर और नेम में क्या फर्क है, ये तो नहीं पूछेंगे ना। शुक्र। नेम का मतलब सिंपल एबीसी में जो आप नाम लिखते हैं। सिग्नेचर का मतलब जो 2-4 आड़ी तिरछी लाइनें लगाते हैं ना। आगे चलते हैं। नेम, डेट, डेट लिखी जाएगी। कौन सी डेट लिखी जाएगी? ईयर एंड की। गलत, ईयर एंड के 2 महीने बाद नहीं, जब ऑडिट कंप्लीट होगा। कंसेप्चुअली ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये वो डेट होगी व्हेन ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि ऑडिट उसी दिन मुकम्मल होगा ना, बस उसने वर्ड्स थोड़े स्टैंडर्डाइज यूज किए। आम जुबान में किसी को समझाइए, कहेंगे भाई जिस दिन ऑडिटर अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेगा ना, उस दिन रिपोर्ट बनाएगा और डेट लिखेगा। आम कंसेप्ट। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है इस स्टैंडर्ड वर्डिंग में कि ऑडिटर इंक्लूड करेगा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन सी वाली? व्हेन ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और आगे बहुत अहम कंसेप्ट केस स्टडी में जो यूज होना है कि डेट 2 चीजें बताती है आपको। ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट होती है 2 चीज। पहली चीज क्या बताती है? इस दिन ऑडिट कंप्लीट हुआ, इस दिन ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया। दूसरी चीज क्या?
ऑडिटर ने इस दिन तक सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसीडर किया है, इस दिन के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है ऑडिटर की जिम्मेदारी कोई नहीं, ऑडिटर ने कोई नहीं चेक किया। ये डेट, ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पॉइंट लाजमी ध्यान में रखिएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट जिम्मेदारी होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रखने अकाउंट। हाँ, तो हमने डेट क्या बता रही होती है कि ऑडिटर ने इस दिन तक सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसीडर किया। और फिर एड्रेस, एड्रेस से क्या मुराद है? कंप्लीट एड्रेस नहीं, सिटी नेम। सिटी नेम कौन सा सिटी नेम? जहां पे फर्म का जहां पे फर्म का ऑफिस, लेकिन फर्म के ऑफिस तो हो सकता है 2-3 शहरों में हो। हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं। जिस ब्रांच ने, जिस जगह पे, जिस ऑफिस में एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस करता है, ये एंगेजमेंट पार्टनर जिस ऑफिस में बैठता है ना, उस शहर का नाम, वो ऑफिस जिस शहर में उसका नाम आएगा। भाई ये बात समझिए, एड्रेस लिया में, ठीक है लिया। एंगेजमेंट पार्टनर जहां खड़ा होता है, वो बैठने से मुराद जहां प्रैक्टिस करता है मेरे भाई, जहां ऑडिट करता है, जहां प्रोसीजर पर कुछ भी कर ले यार, कंसर्ट इच्ची बिच्ची कंसर्ट खाल उतार दी। अच्छा, एड्रेस में याद रखें कंप्लीट एड्रेस, स्ट्रीट नेम, रोड नेम वगैरह नहीं आता, सिर्फ सिटी नेम। क्या डेट का दूसरा सब्सिक्वेंट इवेंट? सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है मेरे भाई को पता है? नहीं पता? हाँ, ये बाद में बताएंगे। पूरा चैप्टर नहीं है, आधा चैप्टर है, आधा चैप्टर फाइनल मैटर्स में आधा, लेकिन इस चैप्टर 4 में भी डिस्कस होगा। चैप्टर 4 में भी डिस्कस करना है। एक दफा नहीं 5 दफा करना है। आपको कौन सा एक दफा समझ आ जाती है? 5 दफा करना है भाई, करेगा। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, डेट में सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात थी, ये ध्यान में रखिएगा, ताकि बाद में जब लिंक करूं ना तो आपको पता चल जाए कि हाँ सर सही कह रहे हो, उसमें बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात पढ़ी थी हमने। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें कुछ अंदाजा हो गया, जिन्होंने अकाउंटिंग में उनको नहीं, ये पता है मुझे, कोई मसला नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि किसी को भी नहीं पता चला, सिर्फ याद कर ले, समझाऊंगा बाद में लिंक करके सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है। क्लियर? अच्छा, आप सुने, अब देखते हैं कुछ 1-2 चीजें बता दूं। नहीं, आपसे पूछूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए, ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है आईएसएस में, ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट एससीसीपी ने कंपनीज एक्ट में भी दिया, दोनों में क्या फर्क है? एक मिनट सर, वो लोकल लॉज के मुताबिक बनाया है, जो कि उस कंट्री में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उस हिसाब से। लोकल लॉज के मुताबिक, जो एससीसीपी वाला लोकल लॉज के मुताबिक बनाया है। शाबाश। जो फर्क होगा, ये बेसिकली 4-5 नंबर का क्वेश्चन था, और स्टूडेंट कहने लगे सर आपने तो ये करवाया ही नहीं, ये तो करवाया ही नहीं। हालांकि फर्क क्या है? ये इसका जो रिपोर्ट एससीसीपी की है उसमें ये वाला सेक्शन है, लेकिन जो आईएसए वाला फॉर्मेट है उसमें ये सेक्शन नहीं है, उसमें। लेकिन 4 नंबर के लिए सिर्फ ये बात नहीं लिखनी थी, 1 2 3 4 ये सारा लिखना। इसका मतलब है हमें इन पॉइंट्स को भी याद करना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में हमसे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए आईएसए वाली रिपोर्ट में और कंपनीज एक्ट वाली रिपोर्ट में क्या फर्क है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आगे चलें। एक और भी ये भाई को फौरन ये 50 होते थे, 50 वाले खत्म हो गए भाई का, यार ले आओ यार, मेहरबानी। मेरा एक्सपेंस डबल हो गया 2 दिन। हाँ चेंज नहीं, चलिए। अच्छा, एक और, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में क्या फर्क है? कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में एडिशनल हैं, होते हैं, और अनलिस्टेड में नहीं होते। जैसे की ऑडिट मैटर लिस्टेड में, अनलिस्टेड, अदर इंफॉर्मेशन अनलिस्टेड में नहीं है। नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, अच्छा सुन ले, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है हर केस में नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर आएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं लिस्टेड कंपनी में जरूरी है, अनलिस्टेड में आपकी मर्जी है। और लिस्टेड कंपनी में भी अगर जान का खतरा हो ना तो नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर ना लिखें।
कोक, कोक पाकिस्तान में तो है ना, कोक अफगानिस्तान ऑडिट करने के लिए गए और वहां पे आपको मैसेज मिला, अगर यहूदियों की कंपनी में आप पाए गए या आपका कोई ताल्लुक साबित हो गया, आपका सर कलम कर दिया जाए। क्या करें, जान का खतरा है कि नहीं है? इस सूरत में ऑडिट करने से बाज नहीं आना, ऑडिट को मरते दम तक नहीं छोड़ना। हाँ, नहीं शहादत नहीं है। तो उस सूरत में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर को ओमिट कर सकते हैं। मैयत, हाँ, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखेंगे, फिर मैयत के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट पड़ी होगी, उस सूरत में ओमिट कर। चले भाई, ये समझ आ गया। अच्छा, हमने क्या सीखा सुन लें। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में क्या सीखा? हमने सीखा एक ऑडिट रिपोर्ट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। एक एक एलिमेंट को तसल्ली के साथ डिटेल में पढ़ा, फिर एंड पे 2 छोटे छोटे कंसेप्ट भी पढ़े कि ISA वाली रिपोर्ट में और लोकल लॉ की रिपोर्ट में फर्क क्या है, 4 फर्क, और फिर पढ़ा लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में फर्क क्या है। तो हमें पता चला लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में कुछ मैटर एडिशनल हो सकते हैं, मतलब ये आते हैं, अनलिस्टेड में रिक्वायर्ड नहीं होते। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आपका गायबाना तारुफ तो हो गया होगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ। क्या आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं बेदार हो रही कि एक ऑडिट रिपोर्ट हो, हम उसको दीदार किया जाए, उसको पढ़ें और देखें सर ने हमें सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट रिपोर्ट में मौजूद है और सर ने पढ़ाया ही नहीं। ये हाँ, तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है रिपोर्ट। आपने इस सुन लें, कल छुट्टी का दिन है ना, आपने इस रिपोर्ट को कम से कम एक दफा जिंदगी में लाजमी पढ़ना है। जिस अटेम्प्ट में आपका इरादा है ना कि इस अटेम्प्ट में पास होना है, उस अटेम्प्ट में आपने ये लाजमी पढ़ना है इसको। जिसमें इरादा नहीं है ना पास होने का, उसमें ना पढ़े। हाँ, इमोशन से छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने इसको रीड लाजमी करना है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, इस रिपोर्ट में आपको कुछ एलिमेंट नजर आएंगे, कुछ नहीं नजर आएंगे। कौन से एलिमेंट नजर नहीं आएंगे भला गैस कर सकते हैं? अच्छा बताइए, मैं एक एक करके पूछता हूं कि कंफर्म में लाजमी रिपोर्ट में मिलेगा कि हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। टाइटल, एड्रेसिंग, ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, मे भी हो मे भी ना हो, अनमोडिफाइड, मोडिफाइड में कोई एक और, बेसिस ऑफ ओपिनियन, अनमोडिफाइड हो तो बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन हो फिर भी आएगा। ओपिनियन अनमोडिफाइड हो या मॉडिफाइड हो, बेसिस ऑफ ओपिनियन दोनों सूरतों में आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में बेसिस ऑफ ओपिनियन थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप एक्सप्लेन किया जाता है। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, मे भी आए मे भी ना आए, एम्फेसिस ऑफ मैटर डिपेंड करता है, मे भी आए मे भी ना आए। की ऑडिट मैटर, लिस्टेड कंपनी है तो लाजमी आएगा। अदर इंफॉर्मेशन, लिस्टेड कंपनी तो लाजमी आएगा, पाकिस्तान में लाजमी आता है। की ऑडिट मैटर भी आएगा, अदर इंफॉर्मेशन भी आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट लाजमी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर लाजमी आएगा, अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लाजमी आएगा। अदर मैटर अगर हुआ तो फिर डिपेंड करता है, हुआ तो आएगा वरना नहीं। सिग्नेचर, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, अगर जान का खतरा है तो फिर नहीं आएगा वरना है। हाँ, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान में कोई जान का खतरा नहीं है, पाकिस्तान में आएगा। डेट आएगी और एड्रेस। अब आपने कंफर्म करना है पढ़ के कि मैंने पिछले 3 लेक्चर में आपका टाइम जाया किया कि वाकई सही पढ़ाया। अच्छा, आपने एक एक लफ्ज पढ़ना है इसका, और जो भी लफ्ज ऑडिट रिपोर्ट में समझ नहीं आया उसको अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइनिंग मैं चेक करूंगा, इससे आपकी ना ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगी इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की, ऑटोमेटिक, इसको सिर्फ पढ़ने से। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।